नमस्कार भाई, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम सेतु पर। आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी तरह से मने, यही हम शुभकामनाएँ आपको देते हैं। और आपकी तैयारी भी इस बीच में देखिए, त्योहार तो है ही, लेकिन हम सबका त्योहार तो तभी है जब आपका सिलेक्शन होगा। आप सबका भी त्योहार तभी है जब सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद का त्योहार में और जो आज आप त्योहार मना रहे हैं, उसमें जनी ज़मीन आसमान का अंतर आप देखेंगे। अगली साल अगर इस बार आपका होता है और मेहनत करने वाले जो कर रहे हैं बच्चे, उनका होगा ही होगा। तो नेक्स्ट जो आपकी दीपावली होगी वो बहुत अच्छी आने वाली है। तो ये प्रण कर लें कि अगली वाली जो दिवाली है, वो हम बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे, इसको भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट जो होगी वो अपनी एक अलग तरह की दीपावली हम मनाएँगे जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्वागत है भाई सभी का। हम आज आपके सामने एक क्लास लेकर आए हैं मैराथन की। हम बहुत जल्दी से हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि आपको जल्दी से क्विक रिवीजन के तौर पे एक क्लास है। हम बहुत जल्दी आपके लिए जो है क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि आपको बहुत कम समय में ज़्यादा रिवाइज हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाई आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? देखिए लिखित और अलिखित, यानी कि जो हमारा संविधान है वो अलिखित कब है? अलिखित कब का मतलब है कि किसका संविधान अलिखित है भाई? देखिए लिखित संविधान हमारा कैसा लिखित संविधान है? यूएसए का लिखित संविधान है, पाकिस्तान का लिखित संविधान है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसका है? यूके। जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उसका जो है क्या है संविधान, वो अलिखित है, यानी कि वहां पर कोई भी लिखी हुई चीजें नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो जल्दी जल्दी हम करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए संविधान सभा का जो गठन है वो कब हुआ था भाई? 9 दिसंबर को पहली जो मीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर। और ये 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके जो है क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। तो बात करें हम कि इसमें से भारतीय अध्यक्ष कौन, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, M.A. जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिंदा या लाल बहादुर शास्त्री। देखिए ये सभी क्या थे? ये अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मैंने कहा कि 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 11 दिसंबर को किसको बना दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कि स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और एक स्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी जो थे वो 9 दिसंबर को बने थे, और जो आपके 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना पदभार संभाला था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? देखिए भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ दे सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं। जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में सारी चीजें जो है परिलक्षित होती हैं। किसी भी संविधान, आप अगर कोई भी चीज देखेंगे, कोई बुक है या किसी का ऑफिस है बड़ा, वहां भी जाएंगे तो उसके जो पहले जब एंट्रेंस पे आप जाएंगे तो कुछ एक बोर्ड लगा होता है, उस पर कुछ चीजें लिखी होती हैं। वो उसका पूरा एक तरह से एक समरी होती है। इसी तरह से कुछ बुक है, बुक को आप खोलेंगे तो उसका पहले ही पृष्ठ में उसके बारे में लिखी होती है कुछ बातें, वो उसके तरह से उसका पूरा एक तरह से कुछ सारांश होता है, समरी होती है। इसी तरह से जो हमारा संविधान है उसके भी पृष्ठ पे पहला जो पृष्ठ है उसमें क्या है? प्रस्तावना। और प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना स्टार्ट कहाँ से होती है? कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब है कि जो आम जनता है, लोग जो भारत की, वही जो है उसके लिए उसको वही जो है कह रही है कि हम भारत के लोग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कौन सी परिलक्षित करती है आदर्शों को? प्रस्तावना। प्रस्तावना में ही हर चीज लिखी हुई है। हम भारत के लोग, भारत को एक स्वतंत्र, इस तरह से पूरा जो है लिखा गया है, और उसकी डेट भी लिखी हुई है। आज 26 नवंबर 1949 को ये इसको जो है आत्मा अर्पित करते हैं, लेकिन ग्रहण करते हैं यानी कि। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखिए, प्रस्तावना को इसकी आत्मा भी कहते हैं। संविधान की आत्मा अगर कहे कोई पूछे तो क्या है? प्रस्तावना है। अगर ये पूछे क्वेश्चन में कि जो है आत्मा और हृदय किसको कहा गया, तो आंसर अलग हो जाएगा, वो आर्टिकल 32 हो जाएगा। किसने कहा था? डॉक्टर डॉक्टर भीमराव
भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर ने आत्मा और हृदय किसको कहा था? आर्टिकल 32 को। ठीक है, और अगर बात करें कि प्रस्तावना की जो है भारत की आत्मा किसको कहते हैं, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं है तो क्या कौन सा हो जाएगा उसको? प्रस्तावना। ठीक है, तो हमारा जो आदर्श है वो परिलक्षित कहां पर होते हैं? वो ए में, आंसर ए प्रस्तावना में। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। कब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन? अब तक भारत की प्रस्तावित उद्देशिका का मतलब है प्रस्तावना में कितनी बार किया जा चुका है? केवल एक बार। देखिए, प्रस्तावना में कितनी बार करा जा चुका है? केवल एक बार। ठीक है, एक बार ही केवल जो है इसमें क्या किया गया है, जो है बदलाव किया गया है, केवल एक बार, 1976 42nd अमेंडमेंट। संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 का, इसमें जो है क्या किया गया था? एक बार जो है इसमें जो है उद्देशिका है, इसमें क्या किया गया है? बदलाव किया गया है। इसमें जो है 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, 3 शब्दों को पहली बार इसमें जोड़ा गया था। आगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत किसका संघ होगा? राज्यों का। भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। इसको तो आप जानते होंगे, अनुच्छेद 1 में जो है जब स्टार्ट होता है तो उसमें कहते हैं भारत का जो है वो क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, चलिए। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। देखिए, ये फिर से वही बात आ गई है कि जो उनके आदर्श थे वो किस में प्रतिबिंबित होते हैं? जो मैंने पहले बताया आपको, उद्देशिका में, यानी कि जो प्रस्तावना है हमारी, उन्होंने जो बनाया है उसमें सारी चीजों को लिखा गया है। ठीक है, तो वो क्या है? उद्देशिका। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना से इस तरह से के क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो हमारा जो 42वां संविधान संशोधन है, 42nd, ठीक है, 1976 में। और देखिए, ये जो संविधान संशोधन है 1976 में हुआ, 42nd, लेकिन ये लागू कब हुआ भाई? 3 जनवरी। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 जनवरी 1977 को। तो इसको बहुत ही भाई याद ध्यान में रखेंगे कि ये 3 जनवरी जो है, 3 जनवरी 1977 को जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट। तो इसके द्वारा किस में किया गया था बदलाव? किसको जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है कब जुड़ा? वो 2002 में 88वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, जो कि क्या कहता है? 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। जो हमारा मौलिक कर्तव्य कब जुड़े? 1976 में। कौन से में? 42वें संविधान संशोधन में। कब लागू हुआ? 3 जनवरी 1977 को। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार, देखिए राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। देखिए, कौन सा नहीं है? जीवन का जो अधिकार है हमारा, राजनीतिक अधिकार नहीं है। बाकी सभी राजनीतिक अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और जो हमारा जीवन जीने की जो है, ये आर्टिकल 21 में है, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन जीने के अधिकार की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 21। ठीक है, और बाकी हमारा मत देने का अधिकार, देखो हमारा राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार जो है वो भी हमारा राजनीतिक अधिकार है, और शिकायत करने का अधिकार जो है वो भी राजनीतिक अधिकार है अधिशासी के पास। ठीक है, भारतीय संविधान लागू हुआ था भाई। भारतीय संविधान बनकर कब? पहली जो बैठक थी 9 दिसंबर, मैंने बताया 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, और जो है इसको बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हम गणतंत्र हो गए थे कब? 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। बनकर तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को। पहली बैठक हुई थी इसकी 9 दिसंबर 1946 को। तो बात करते हैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ भाई? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। हालांकि आंसर इसमें देखो
क्वेश्चन में जो एक ऑप्शन दे रखा है 26 नवंबर 49, हो सकता है इसमें बच्चे जो है थोड़े कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि 26 नवंबर को उसको आत्मार्पित किया था, यानी कि उस संविधान को संविधान सभा ने ग्रहण कर लिया था, उसको पास कर दिया था कि भाई यही जो संविधान है यही लागू होगा। लेकिन वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान अपनाया गया था, अपनाया गए में दूसरा हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया आपको, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था, 26 जनवरी को इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। पहली बैठक आप जानते हैं 9 दिसंबर को, जो मैं बता रहा हूं बार बार, ठीक है। भारतीय संविधान अपनाया गया कब? 26 नवंबर 49 को। तो इसमें ध्यान रखेंगे, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करने, ठीक है। चलिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान का जो हमारे संविधान सभा थी उसका जो संवैधानिक सलाहकार थे वो सर बी एन राव थे। ध्यान रखेंगे, बी एन राव जो थे वो संविधान सभा के कौन थे? सलाहकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संघीय जो कमेटी थी उसके, झंडा कमेटी थी उसके, और जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? भीमराव अंबेडकर जो हमारी कौन सी थी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, 7 मेंबर थे उसमें, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। के एम मुंशी भी उसी जो समिति थी उसी के एक सदस्य थे, ठीक है। तो सर बी एन राव जो है इसके आंसर हो जाएगा, सर बी एन राव जो है संविधान सभा के सलाहकार। ध्यान रखेंगे भाई, जल्दी जल्दी हम करते हैं। भारत की, चलिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? अगर इसको हम देखें, देखिए हमारी जो संविधान सभा है वो क्यों गठित की गई थी? क्योंकि जो हमारा जुलाई 1946 में, देखिए जुलाई 1946 में किसके चुनाव हुए थे? संविधान सभा के चुनाव हुए थे। याद रखेंगे भाई इनको। चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में, 1946 में चुनाव हुए थे। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। और चुनाव पहले कब हुए थे संविधान सभा के लिए? जुलाई 1946 में। इसमें एक विशेष ध्यान दीजिए, 10 लाख की आबादी पर एक एमपी का बात कही गई थी, यानी कि एक व्यक्ति जो चयनित होगा वो कहां पर होगा? 10 लाख पर एक जो है एक व्यक्ति चयनित होगा, ठीक है। और बात करते, बिल्कुल ठीक है, तो बात करते हैं हम कौन सा था? कैबिनेट। ये कैबिनेट मिशन था, दरअसल ये कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट जो मिशन है हमारा 1946 का, उसकी जो है संविधान सभा गठित करने का आधार कौन सा था? कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? देखिए, सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा किसने छोड़ा था? सर्वाधिक गंभीर जो प्रभाव है, आप जानते हैं हमारे जो संविधान है, आज का जो संविधान, वो 60% से ज्यादा जो है, 60% प्लस जो है एज इट इज ऐसा ही है जैसा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम से हमने लगभग 60% भाग को इसी तरह से सशब्द ले लिया है, यानी कि हमारा जो प्रभाव है, हमारा जो संविधान है उस पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किसका है? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहली बार जो एक संघ की परिकल्पना की गई वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई, और लेकिन सभी जो रियायतें थी, सभी जो राजा थे वो एकजुट नहीं हो पाए थे, इस कारण से इसमें जो है वो परिकल्पना संपूर्ण नहीं हो पाई। लेकिन एक संघ की बात जो सबसे पहले की गई थी वो 1935 में ही की गई थी। तो भारत का जो संविधान है वो 60% कैसा है? जैसा भारत शासन अधिनियम 35 था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? देखिए, इसका मतलब हो गया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसका मतलब, ठीक है। क्योंकि भारत में कैसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि पहले हम एक प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि जो है हमारे पक्ष में जाकर वोट देता है कहीं भी, ठीक है। तो वो कैसी होगी? इनडायरेक्ट। लेकिन अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर किसी उसके संविधान में कोई भी तरह का कोई बदलाव करना है, संशोधन करना है, तो एक रेफरेंडम की बात की गई है।
रेफरेंडम की बात की गई है सब की गई है भाई, ठीक है। रेफरेंडम का मतलब है लोगों की एक तरह से पूरे लोगों में एक चुनाव होते हैं, वो एक अगर हमको कोई संविधान में संशोधन करना है तो पूरे देश में वोटिंग होती है, उस वोटिंग के हिसाब से बताया जाता है कि 50% प्लस 1, जहां पे भी जिस 50% से ज्यादा जो वोटिंग किस पक्ष में है उसी को मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये कहां पर है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि स्विट्जरलैंड। इसको भी ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी केवल स्विट्जरलैंड में ही है भाई, ध्यान रखेंगे। बाकी सभी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हम अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, फिर वो हमारे पक्ष में जाकर वहां पे भाई हम जैसे भारत में आप कह लें हम जो है एक एमपी चुनते हैं, अपने पूरे 10 लाख या 12 लाख या 15 लाख लोग जो है एक एमपी चुन लेते हैं, एमपी जो है वहां पे बैठता है संसद में। अब एमपी जब बैठेगा वो क्या करेगा, एमपी बैठने पर हम तो नहीं जा रहे, हम थोड़ी, मैंने मान लीजिए किसी को सरकार को वोट दी है और मैं थोड़ी वहां प्रतिनिधित्व करने जाऊंगा, कौन करेगा, जिसको हमने चुना है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा, देखिए निजाम यानी कि जो हैदराबाद राज्य था, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इस तरह के जो रियासतें थी उन्होंने मना कर दिया था भारत में सम्मिलित होने से, लेकिन क्योंकि हैदराबाद बीच में बिल्कुल बीचों बीच इस तरह की स्थिति में था जो कि चारों तरफ से भारत थे और बीच में एक हैदराबाद राज्य था, तो हैदराबाद को किस कार्रवाई के लिए, किस पुलिस कार्रवाई की गई थी, पुलिस कार्रवाई करी गई और उसके बाद में इसको जो है जोड़ा गया, भारत में जोड़ा गया 1948 में, ठीक है। 1948 में इसको भारत में सम्मिलित कर लिया गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत, देखिए राजनीतिक शक्ति जो है वो कहां से मिलेगी हमें, देखिए संविधान से, संसद से, संसद और राज्य विधानसभाओं से, हम लोग अर्थात जनता। देखिए राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वो कौन है, हम लोग यानी कि जनता, जिसको बहुत ध्यान में रखेंगे भाई, जो जनता है वही जो है, मैंने कहा कि हम लोग, भारत की जो उद्देशिका है वो भी स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग यानी कि जो जनता है, सामान्य जनता है, वही किसका, राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन सा संशोधन अधिनियम, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए 1976 का जो 42nd जो अमेंडमेंट था, इसको ध्यान रखेंगे। 1976 का जो 1976 का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर जोड़ा गया था भाई। पूरा 42वां संविधान संशोधन जो है वो 42वां संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर जोड़ा गया 1976 में। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं भाई, 3 जनवरी याद रखें इसको, 3 जनवरी 1977 को ये लागू हुआ था। इसी के ही तहत हमारे जो संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो कौन सा था भाई, 42वां। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसको इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि इसमें बहुत बहुत ज्यादा बदलाव किए गए, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसलिए इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। हालांकि सरकार जो तब जो है इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इसमें जो हमारा पहला संविधान था उसमें बहुत सारे अमूलचूल जो है क्या बदलाव कर दिए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। लेकिन इसके बाद जब सरकार बदल गई तो 1978 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फिर से हुआ, 44th जो था। 44 में इसकी जो कुछ कमियां थी, जैसे इसमें क्या किया गया था, बहुत सी चीजें बदल दी गई थी, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियों को थोड़ा कम कर दिया गया था, और जो है आपको क्या कर दिया गया था, राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर दिया गया, और जो है 6 साल कर दिया गया था। लोकसभा की जो उम्र थी वो उसको 6 साल, 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, तो उसको भी फिर कम किया गया 1978 में, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वां संविधान जो है संशोधन है वो एक जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, यानी कि लघु जो है संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष, प्रारूपण समिति के अध्यक्ष मैंने बताया था भाई कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसमें 7 मेंबर थे, ठीक है। जो हमारे प्रारूप समिति है उसके कितने थे मेंबर, 7 मेंबर थे, और जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को, देखिए 1947 को 29 अगस्त 1947 को ये जो कमेटी है, ये कमेटी जो है 1947 में यानी कि 29 अगस्त 1947 में बन की थी। 7 सदस्य थे इसमें, ठीक है। और इसने जो अपनी रिपोर्ट्स थी, देखिए इसने अपनी रिपोर्ट्स जो थी 1948 में पेश की। 1948 में 21 फरवरी को
21 फरवरी 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट्स जो हैं, पूरा जो खाका है, पूरा प्रारूप है, उसकी जो रिपोर्ट है वो किसको, संविधान सभा को प्रस्तुत की, उसको दी। तो यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें कौन थे, 7 मेंबर थे, ध्यान रखेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इस जैसा आज हम संविधान को देखते हैं वो सब किसकी देन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, उन्हीं के द्वारा इसको किया गया था। चलिए बात करते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। देखिए भारत में जो प्रथम आम चुनाव हैं वो किस वर्ष हुए थे, बात करते हैं। देखिए भारत में जो सबसे पहले आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे बताएं आप, 1951 1952 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो पहले चुनाव है इसमें 1951 1952 में हुए। कौन, जवाहरलाल नेहरू जो है इसमें जीत गए थे, उनको सरकार बनाने का मौका मिला था। संविधान का कौन सा भाग, देखिए संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। सब देखिए, नागरिकता पहला जो भाग है वो कौन सा है, पहला जो भाग है वो कौन सा है भाई, पहला जो हमारे पहला है वो कहाँ से 1 से लेके 4 तक है। उसमें क्या है, राज्य एवं उसका क्षेत्र राज्य एवं क्षेत्र की बात करता है। 1 से 4 तक राज्य एवं क्षेत्र की बात करता है, कौन सा, आर्टिकल 1 to 4। और 5 to जो है 11 जो है 5 से 11 करता है हमारा नागरिकता। और ये कौन सा भाग है, दूसरा। तो दूसरा भाग जो है हमारा वो नागरिकता की बात करता है, जो भाग 2 है वो नागरिकता की बात करता है। चलिए, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, देखिए सुदृढ़ केंद्र यानी कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग केंद्र, स्ट्रॉन्ग जो वो होगा, केंद्र जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, सेंटर जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। वो कहां से ली गई है अवधारणा, वो कनाडा से। हमने देखिए अमेरिका से क्या लिया है, अमेरिका से देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए है। और हमने 61st जो लिया है, क्या कहते हैं उसको, महाभियोग लिया है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया है हमने, एकल नागरिकता ली है, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया है भाई, फैटर्निटी हमने लिया है, भ्रातृत्व। और इस तरह के जो वहां के नारे, फ्रांस की जो क्या थी, फ्रांस की जो क्रांति थी उसके नारे जो है हमने ग्रहण किए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कनाडा से हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर की अवधारणा कहां से, कनाडा से ली है, संघीय जो प्रणाली है। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, देखिए भारत का संघीय प्रणाली का जो संविधान का निर्माता हम कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। किस लिए कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जो है, जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड और लिटरेट पर्सन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा में, वो कौन थे, वो अम्बेडकर जी थे, ठीक है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे और सबसे ज्यादा विद्वानों में से एक जो है बी आर अम्बेडकर थे। उनके द्वारा इसमें बहुत सारे जो है इसमें सहयोग किया गया और ये महत्वपूर्ण सहयोग थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो है 1948 में इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट्स थी वो संविधान सभा को प्रस्तुत की थी। तो बी आर अम्बेडकर को हम क्या कहते हैं, संविधान का निर्माता कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, देखिए विश्व में सबसे बड़ा संविधान, ये हमको थोड़ा सा गर्व होना चाहिए इसमें कि भारत का है। सबसे जो विशाल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत का है। जब हमारा भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब हमने अपनाया, तो इसमें क्या क्या था भाई, 395 तो अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी, ठीक है। और 12 भाग थे, ठीक है। तो सॉरी 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां, जो कि अनुसूचियां आज 12 हो गई हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 395 अनुच्छेद थे। तो सबसे बड़ा जो क्या है, भारत का। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, देखिए कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, ध्यान दें, देखिए भारत का नागरिक होने के लिए उसको कुछ तरह से, देखिए कुछ चीजों में उसको जैसे मान लीजिए वो किसी देश से कोई नागरिकता नहीं ले सकता, पहले बताए हुए। लेकिन इसके लिए जो भारत का नागरिकता अधिनियम है 1955 का, भारत नागरिकता अधिनियम 1955, ये जो है क्या बात करता है, भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 जो है क्या करता है, दूसरे देश से रोजगार स्वीकार कर चुका हो ऐसा नहीं है, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण, स्वेच्छा से यानी कि स्वेच्छा से अपने मन से दूसरे देश की कोई नागरिकता अगर ग्रहण कर लेगा तो वो क्या करेंगे हम, भारत नागरिक अधिनियम जो 1955 है इसके तहत उसकी जो नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भाई इसको थोड़ा सा। और ये जो है विदेश से 5
विदेश में 5 वर्ष का वर्ष से अधिक रहा हो, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग रहते हैं जो एनआरआई हैं, विदेश न्यायालय द्वारा दंडित किया गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन स्वेच्छा से दूसरे देश से नागरिकता ग्रहण कर लिया, हाँ कर सकता है, लेकिन पहले जो है राष्ट्रपति से उसकी परमिशन ली जाएगी, ठीक है, उसको सूचित किया जाएगा, उसके बाद उनके जो है स्वीकृति के बाद ही आप ये दूसरी देश से नागरिकता ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? देखिए मैंने फंडामेंटल राइट की बात की थी, यूएसए से लिए गए, यानी कि अमेरिका से, ठीक है। यूके से एकल नागरिकता ली गई है, सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं तो अमेरिका, यूएसए से लिए गए हैं भाई, ठीक है। ये हमारे जो स्रोत हैं भारतीय संविधान के, उसमें अलग अलग देशों का अनुसरण किया गया था, लगभग 70 देशों का, और तो इसमें दुनिया भर के सारे महत्वपूर्ण देशों का किया गया था, उसमें से जो अच्छी चीजें थी उसको लिया गया था। तो इसमें ध्यान रखेंगे जो मूल अधिकार हैं हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। बात करते हैं संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? अगर देखिए हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम जो है सीधे कहां जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 के से। अगर हम जाना चाहते हैं, पहले हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, तो 226 हमारा जो अनुच्छेद 226 होगा, पहले हमको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर हम जाना चाहते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट, तो हमारा जो अनुच्छेद है 32, जिसको कि हम अपने जो है रेमेडीज कहते हैं, ठीक है, कानून का। लेकिन ये जो इसको ही जो है क्या कहा गया है, हृदय और आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने। जो हमारा जो जो अनुच्छेद 32 है, इसके तहत ही वो जा सकता है, ठीक है। जो अनुच्छेद 32 है, इसके तहत कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसमें रिट फाइल की जाती है। देखो 5 जो रिट है वो जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण और 5वीं है अधिकार परीक्षा। यानी कि ये तो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्ष, हैबियस कॉर्पस। देखिए इसमें थोड़ा देख लेते हैं, पहली जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा है परमादेश, तीसरी है प्रतिशोध, चौथी है उत्प्रेषण, और 5वीं है अधिकार परीक्षा, ठीक है। अब इसकी बात अगर देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप, फिर इसमें होता क्या है कि कई बार इसके इंग्लिश वर्जन भी पूछ लेता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, और परमादेश को क्या कहते हैं? मैंडेमस। प्रतिषेध को कहते हैं हम, ये हो गया मैंडेमस, और ये हो जाएगा प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण को कहते हैं सर्टियोररी। और अधिकार परीक्षा को बोलते हैं क्यों वारंटो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिशोध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियोररी, और अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो। इनका अगर मतलब समझे कि अगर किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए जेल में बंद है, उसको छोड़ नहीं रहे हैं, तो जो और वो दिखा भी नहीं रहे हैं लोग, जो उनके परिवार वाले हैं, तो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि आप व्यक्ति को लेके आइए, जिंदा या मुर्दा, सामने प्रस्तुत कीजिए। परमादेश में क्या कर सकता है? आपसे कह सकता है कि ये कार्य कीजिए। आप अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको अधिकार दे सकता है, अगर आप सिविल सेवक हैं या कुछ भी हैं, तो आपसे कह सकता है कि आप ये कार्य कीजिए।
प्रतिषेध जो है वो अपने जो जूनियर, अपने से लोअर जो कोर्ट होते हैं उसके लिए प्रोहिबिट कर सकता है कि आप जिस अधिकार में काम कर रहे हैं इस अधिकार में आपको प्रोहिबिट किया जाता है, इसमें मत कीजिए, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। उत्प्रेषण में क्या कहता है कि पहले तो यह काम रोक दीजिए या फिर इस काम को हमारे पास भेजिए, जो आप काम कर रहे हैं इस काम को रोक दीजिए या इसको मत कीजिए या फिर हमारे पास भेजिए, ठीक है। या फिर अधिकार परीक्षा में कहता है जो भी लोक सेवक है उससे पूछा जा सकता है कि आप किस जो है अधिकार से इस कुर्सी पे बैठे हैं, किस अधिकार से आपको इस कुर्सी पे बैठाया गया। तो इस तरह से 5 रिट जो है 32 आर्टिकल जो 32 है वो सुप्रीम कोर्ट करता है और जो 226 है वो कौन करता है, हाई कोर्ट करता है, ठीक है। हाई कोर्ट 226 में करता है। तो इसको बहुत ध्यान से देंगे भाई, ये 5 रिट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए नियोक्ता में से किसकी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था रिट जारी की जा सकती है, समादेश या अध्यादेश समादेश जारी की जा सकते हैं, रिट्स। थोड़ा सा इंग्लिश, ठीक है, रिट्स जो है ये जारी की जा सकती है। चलिए, उस न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समावेश रिट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा कोई कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। देखिए बाध्य की बात कर रहा है तो मैंने क्या कहा था, परमादेश की बात कही थी, और परमादेश को क्या कहते हैं, मैंडेमस। परमादेश को क्या कहते हैं, मैंडेमस। तो आंसर हो जाएगा मैंडेमस, कि आपको इस कार्य को करना है तो आपको क्या कहा जाएगा, मैंडेमस यानी परमादेश। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। निजी स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा 19 से लेकर 22 तक है। निजी स्वतंत्रता की बात करें हैं तो हम देखिए परमादेश क्या, परमादेश, और यहाँ के अगर बात करते हैं जैसे कि हम 32 या 226 के विषय में बात करते हैं अगर क्वेश्चन के हिसाब से, परमादेश जो है उसको कहेगा कि आप जो परमादेश के विषय में थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन जैसे जो हमारे संवैधानिक पद हैं, इनको आप परमादेश नहीं दे सकते। इनको ये नहीं कह सकते आप ये काम मत कीजिए या ये काम कीजिए। केवल इनको छोड़ के बाकी सबको ये जो है रिट जो है जारी की जा सकती है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये किसके विषय में है, ये आपको निजी स्वतंत्रता के विषय में है, क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। मान लीजिए पुलिस ने पकड़कर आपको कहीं और रख दिया है, ना वो न्यायालय लेकर आ रही है, ना कहीं आपको प्रस्तुत कर रही है किसी कोर्ट में, तो वो आपको हैबियस कॉर्पस करके उसको निजी आपकी जो स्वतंत्रता है उसको वहां पर लेकर आएंगे, आपको उनके सम्मुख लाएंगे, तो आपकी निजी स्वतंत्रता है उसकी रक्षा की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार कितने हैं भाई, हमारे 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, यूएसए से लिए गए, ये सब हम जानते हैं। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार, बिल्कुल। विधि के समक्ष अधिकार जो है ये तो 19 का ए हो गया, ठीक है। ये हमारा 14 हो गया, और ये संविधान उपचार का अधिकार जो है, संविधान के उपचार का अधिकार 32 हो गया। समान कार्य के लिए समान वेतन, देखिए समान कार्य के लिए जो समान वेतन है ये जो है हमारा मूल अधिकार नहीं है, ये हमारे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति के निर्देशक तत्वों में जो हमारा 39D है, जो हमारा 39D है, जो हमारा 39D है अनुच्छेद, उसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार होगा, ठीक है, 39D में। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्याख्या कहाँ की गई है, नीति के निर्देशक तत्वों में 39D में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी सब जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं। चलिए बात करते हैं निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। अनुकूल का मतलब सही नहीं है। देखिए अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समता, बिल्कुल ठीक है, 14 में है। अनुच्छेद 16 समान अवसर, बिल्कुल अवसर की बात करता है। 17 उपाधियों का नहीं, ये अवसर की। 17 जो है अस्पृश्यता की बात करता है, अनटचेबिलिटी की, अस्पृश्यता की बात करता है, ठीक है। तो ये ही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अनुच्छेद 18 में सैनिक की उपाधियों की अनुमति है, बाकी सब उपाधियों को छोड़कर सैनिक जो उपाधि होती है जैसे कर्नल, जनरल, मेजर, इस तरह की जो उपाधियां हैं वो करमवीर, परमवीर जो चक्र मिलते हैं इस तरह से, लेकिन और बाकी जो है उपाधियों पर रोक है। तो ध्यान रखेंगे आंसर हमारा सी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है, ना कि उपाधियों का अंत है, ये 18 में है। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? मौलिक अधिकार के रूप में कौन सा मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं भाई? 12 से लेकर 35 तक है। कौन सा? समता का अधिकार बिल्कुल 14 में है, स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल 19 में है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, पहले 31 में था अब नहीं है, 300 के में 300 के ए में डाल दिया है इसको एक विधि अधिकार के रूप में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध बिल्कुल कितने में है? 23 और 24 जो है हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। तो ध्यान रखेंगे हमारा जो संपत्ति का अधिकार है अब वो मूल अधिकार नहीं है, ये 300 के में जो है इसको डाल दिया है तो संपत्ति का अधिकार। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स में? 44वें संविधान, 44वें संविधान, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको जो है बदल दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। मैंने अभी बताया 44वां संविधान संशोधन 1978। चलिए, निम्नलिखित में से में भी मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत का दिल कहा? मैंने अभी आपको बताया था हृदय और आत्मा, हृदय और आत्मा। हृदय और आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने। किसको? आर्टिकल 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वेरी गुड। संवैधानिक अधिकारों का जो उपचार है 32 में अनुच्छेद 32 में उसको क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्या कहा था? हृदय और आत्मा, इसी को कहा है। ठीक है, चलिए भाई जल्दी जल्दी करते हैं। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी उम्र 14 साल। ये कौन सा अनुच्छेद है भाई? कौन सा है? ये है 24वां। 24वां क्या है? बलात् श्रम, यानी बच्चों का जो श्रम है, बच्चे यानी कि 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उन पर क्या किया जाएगा? उनसे क्या किया जाएगा? उनसे काम नहीं कराया जाएगा। किसी भी खानों में या खतरनाक जगहों पे उनसे कार्य नहीं किया जाएगा। और ये अनुच्छेद 24 की बात है। अनुच्छेद 24 में लिखा गया है कि 14 साल से कम बच्चों को जो है इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा किसी भी कारखानों में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान का हिस्सा हैं, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 52 में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन। देखिए, मूल अधिकार वो भाग 3 में है, भाग जो है वो 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है और ये हमारे मूल संविधान का भाग थे भाई, मूल संविधान का हिस्सा थे ये। जब ये लागू हुआ तभी से ही हैं मूल अधिकार जो है हमारे। लेकिन आपसे पूछ ले कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं क्या वो मूल अधिकार में थे? मूल जो संविधान है तब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्या तब थे? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं थे, वो 1977 में जोड़े गए थे 42nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 3 जनवरी 1977 को। ठीक है, चलिए, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में? मैंने बताया आपको 3 में। चलो ऐसे क्वेश्चनों को फटाफट करें। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में? मैंने बताया था 19 में। 19 में आपको 6 तरह की जो है संविधान की जो है स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, 6 तरह की। 6 मैंने बताया था ना, 6 की। कौन सी? देखिए, बोलने की, अभिव्यक्ति की, संघ बनाने की, और जो है आपको संघ बनाने की, घूमने की, जो है रोजगार, ये जो है पहले तो है कि आपको बोलने की है, फिर आपको जो है आपको मीटिंग करने की है, फिर संघ बनाने की है, फिर देश में घूमने की है, फिर कहीं भी बस जाने की है, और फिर वो रोजगार करने की है अंतिम। ठीक है, तो किस में है? स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? निकायों के समान संरक्षण नहीं, भाषण की स्वतंत्रता बिल्कुल है, संघ निर्माण की है बिल्कुल, कार्य और सामाजिक सुरक्षा बिल्कुल है, ये नहीं है। आंसर हो जाएगा नियमों के समान संरक्षण। ये कौन सा है? आर्टिकल 14। ठीक है, विधि के समक्ष या फिर विधि के समक्ष समान संरक्षण या फिर विधियों का समान संरक्षण की बात 14 में की गई है। ठीक है, और जो हमारी जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उनमें भाषण की स्वतंत्रता पहली है, संघ निर्माण की जो है तीसरी है, और जो कार्य और सामाजिक सुरक्षा की बात है वो 6ठी है। चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के, देखिए हम 12 से 35 तक अपने जो है मौलिक अधिकार हैं उनको पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा 33 है, 33 कहता है जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, जो हमारी सेना है, उसके जो अधिकार हैं वो थोड़े कम होंगे। जैसे हम हैं, मुंह खोल के कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सेना का जो एक अधिकारी होगा, सेना का जो एक कर्मचारी होगा, उसके दायित्व थोड़े ज्यादा होते हैं।
वो किसी से भी अपने बारे में, अपनी जो बटालियंस हैं, अपने जो सीक्रेट हैं, अपने जो गुप्त जो चीज़ें हैं उनके बारे में किसी से मुंह खोल के नहीं बता सकता। हम तो जो स्टेटस लगा देते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, गोइंग टू आगरा, गोइंग टू लखनऊ, गोइंग टू देहरादून, गोइंग टू मनाली, ठीक है। लेकिन वो जब चलते हैं, जब उनका काफिला चलता है, तो वो ऐसे नहीं कि जो वो अपने जो है स्टेटस पे लगा दें या कुछ और चीज़ों को करते रहें। तो इस चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो अनुच्छेद जो 33 है हमारा, वो क्या करता है, आर्म फोर्सेस जो हैं उनके विषय में बात करता है कि जो आर्म फोर्सेस होंगी उनके जो अधिकार हैं वो थोड़े कम होंगे, ठीक है। तो उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनमें थोड़ा जो है कमी की जा सकती है आर्टिकल 1933 में। एक सेकंड भाई, थोड़ा एक सेकंड, एक कुछ एक चलिए भाई चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा 90 जो 33 है हमारा, वो जो है कुछ हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए, सेना के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए कुछ जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी कटौती करता है। उनको हर मौलिक अधिकार जो है उसमें कुछ जो है कमी की जा सकती है, उनके आर्टिकल 33 है। और जो 34 है वो किसके लिए है, जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसी है जैसा रॉ है या फिर इंटेलिजेंसी है, उनके लिए, उनको अपनी पहचान भी कई बार तो नहीं बता सकते। वो लोग जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो अपनी पहचान भी कई बार नहीं बता सकते। हम तो जो है अपनी पहचान दुनिया में बताते घूमते हैं, छोटा सा कुछ भी, लेकिन वो सोचिए कि देश की सेवा करते हैं और फिर भी अपनी कोई पहचान तक नहीं बताते वो पूरी जिंदगी। तो ये भी उनको एक तरह से उनका सेक्रीफाइस है देश के लिए। तो आर्टिकल 34 उसको कहता है, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, देखिए मैंने वही आपसे कह रहा था, कब जोड़े गए, 1976 42वें संविधान, 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए। और 11वां कब जोड़ा, वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा, जिसमें कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क 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 शिक्षा निशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, 6 से 14 साल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भाई। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में, मौलिक कर्तव्य को कहां जोड़ा गया था, 4A में। 4A में जो है मौलिक कर्तव्य को हमने जोड़ दिया था, तो 4 में है, भाग 4 जो है वो मौलिक कर्तव्य के विषय में बताता है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य को कहां जोड़ा गया था, 51A में, ठीक है। 51A जो है, आर्टिकल 51 जो है ए है, उसमें किसको जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ध्यान रखें। चलिए, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किए गए मूल अधिकारों को, देखिए मूल अधिकारों को कब जो है किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। देखिए, हमारा अगर 352 जो है इमरजेंसी अगर लग जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अगर हो जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है, तो हमारे जो नागरिकों को प्रदान के मूल अधिकार जो हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, कि हमारा जो 44वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये एक प्रावधान किया गया, इसमें संशोधन किया गया 359 में। देखिए 359 जो है अनुच्छेद, इसी के तहत ही राष्ट्रपति ये जारी करता है आदेश कि आप जो हमारी आम जनता है, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको जो है हम निलंबित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 359 में ये संशोधन कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य 20 और 21 हैं, 20 और 21 को आप समाप्त नहीं कर सकते। सरकार से ये कहा आप राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाइए, नेशनल इमरजेंसी लगाइए, लेकिन जो हमारा 20 और 21 है अनुच्छेद, उसको आप समाप्त नहीं कर सकते। बल्कि इवन इतना भी, अगर हमारी जो संविधान, अगर हमारे संविधान में नेशनल 352 के तहत होती है, अगर हमारा तीन इसके जो है क्या हो सकते हैं, 3 आधार हो सकते हैं। पहला कौन सा, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण हो सकता है। दूसरा कौन सा हो सकता है, पहला आधार तो ये हो जाएगा।
दूसरा आधार कौन सा हो सकता है भाई? युद्ध, हम किसी के साथ युद्ध में इन्वॉल्व हैं। और तीसरा कौन सा हो सकता है? आंतरिक अशांति, जो कि 1947 से पहले 1978 में इसको बदल दिया गया और इसके जगह क्या लेकर आ गए? इसको बदल दिया गया और इसकी जगह क्या लेकर आ गए? हाँ, अब जो शब्द है वो है सशस्त्र विद्रोह। दरअसल 1975 में इसके आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में जो इमरजेंसी थी वो लगी थी। इंदिरा गांधी जी ने जो 1975 में इमरजेंसी लगाई थी वो आंतरिक अशांति के रूप में लगाई थी। उसमें उन्होंने केवल ये कहा कि जो राष्ट्रपति हैं वो उनको एक फोन कर दिया केवल ज्ञानी जैन सिंह जी को, और उनको कहा जो उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे मोमदन थे, मैं अभी नाम बता दूंगा उनका, आंतरिक अशांति के रूप में उनको फोन किया कि आंतरिक देश में गड़बड़ी है और आप जो है इमरजेंसी की घोषणा कीजिए। तो उन्होंने जो है क्या किया? आंतरिक अशांति के रूप में इमरजेंसी घोषित कर दी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई 1978 में, पहले तो इसको हटा दिया गया, आंतरिक अशांति कोई शब्द नहीं होगा, कि पहले तो सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, जो विद्रोह है वो सशस्त्र होना चाहिए, जो शस्त्रों के साथ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वो पहले तो किसी एक का, प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानेगा, वो पूरा मंत्रिमंडल जो है अगर लिखित में सूचना देता है कि इमरजेंसी लगाइए तभी इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। तो पहला जो हमारा जो पहला 1962 में जो इमरजेंसी लगी थी वो कब लगी थी? बाह्य आक्रमण जो कि चीन के द्वारा हम पर किया गया था, एक्सटर्नल एग्रेशन जो था हमारे पास, ठीक है। युद्ध जो कि जब 1971 जो कि हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और 1975 जब इमरजेंसी लगाई गई। तो 3 बार अभी तक इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, 3 बार ही इमरजेंसी लगी है 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो आप समझ गए होंगे कि जो पहले जो इमरजेंसी लगाना बड़ा आसान था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, मैंने तभी पहले बताया आपको, 42वां संविधान संशोधन बहुत अलग था और 44वां संविधान संशोधन बहुत अलग था। 42वें संविधान में जितने भी जो है बदलाव किए गए थे उनको लगभग सभी को, कुछ चीजों को छोड़ के सभी को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त कौन से हैं? देखिए, राजनीतिक अधिकार नहीं हो सकते दोनों को, मौलिक अधिकारों में भी सभी नहीं हो सकते, सिविल अधिकार की बात करें या फिर विधिक, जो विधिक अधिकार है, देखो लीगल जो है, लीगल राइट्स जो हैं वो हमारे किसको? नागरिकों को और विदेशियों को, दोनों को ही प्राप्त हैं। बाकी सब जो है उनमें जो है थोड़ा अंतर हो सकता है, ये विदेशियों को कुछ कम हो और भारतीयों को ज्यादा हो, लेकिन जो विधिक अधिकार हैं, जो लीगल हैं, वो सभी के लिए लगभग समान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। देखिए, अनुच्छेद 14 जो है हमारा, आर्टिकल जो 14 है वो क्या कहता है? वो कानूनों की समान सुरक्षा की बात करता है, या कानून के सामने समान, बिल्कुल करता है। आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, नहीं, ये तो नहीं है। कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा, बिल्कुल ये भी कहता है। भाई अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, कानून की समान सुरक्षा गारंटी नहीं देता आंसर होगा इसका, क्वेश्चन होगा शायद, ठीक है। तो ये जो आर्थिक संसाधन है, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की बात नहीं करता अनुच्छेद 14, बाकी सब की बात करता है। देखो, कानून के समक्ष समानता 14 में है, कानून के सामने समानता बिल्कुल है, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा बिल्कुल, ये भी जो है 14 का भाग है। लेकिन जो आर्थिक संसाधनों की जो बात है वो नहीं है, ठीक है। चलिए, शब्द चौथी सत्ता यानी कि फोर्थ स्टेट जो है, देखिए फोर्थ स्टेट या फोर्थ पिलर जो है वो किसको कहते हैं? प्रेस या समाचार पत्रों को। देखिए 1916 और 70s में ऐसा हुआ, एक 60 और 70 के दशक में हुआ क्या कि समाचार पत्रों को अपने आप में ही ये प्रदर्शित करने लगे कि हम जो है फोर्थ पिलर है, यानी कि चौथा जो भाग है हम। जैसे एक कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका, एक विधायिका होती है,
जो विधान बनाती है, कार्यपालिका जो कार्य का संचालन करती है, और न्यायपालिका जो इन पर निगरानी रखती है। ठीक है, तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है, इनसे जो अलग थी एक जो है उसको क्या कहा गया, प्रेस या मीडिया को उसका फोर्थ पिलर माना गया। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, तो इसमें ये एक तरह से अनौपचारिक शब्द है, वैसे इसको एक बहुत ही व्यापक स्तर पे मान लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। जैसे अभी एक क्वेश्चन है इसमें जो आगे आएगा वो है 0R, उसको भी जो है कोई लीगल एक शब्द नहीं है, औपचारिक कोई शब्द नहीं है, अनौपचारिक शब्द है, लेकिन उसको भी मान लिया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, देखिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कहां से कहां तक, 29 और 30 में जो है कहां पर, संस्कृति और सुरक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा, इसमें जो है अल्पसंख्यकों के लिए बात की गई है। हालांकि अल्पसंख्यक जो शब्द है एक बार भी संविधान में नहीं लिखा है, ये भी ध्यान में रखेंगे कि अल्पसंख्यक शब्द जो है हमारे संविधान में नहीं है। लेकिन फिलहाल संविधान जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसकी रूलिंग में यही है, जो 50% से जिनका प्रतिनिधित्व कम है वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। हालांकि देश में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे हिंदू जो है वो भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है, लेकिन ये पूरे होल जो कंट्री की बात करते हैं कि जो पूरे देश की जनसंख्या है, क्योंकि हिंदू जो है उनका प्रतिनिधित्व 80-82% है, तो उसको देखकर बहुसंख्यक जो समुदाय है वो हिंदू है, बाकी सभी समुदाय जो है अल्पसंख्यक में ही आते हैं। ठीक है, तो इसको जो है 29 में, आर्टिकल 29-30 में इनकी बात की गई है। 30 में उनके जो धार्मिक इस तरह से उनके अल्पसंख्यकों के जो मामले होंगे, उनकी जो शिक्षा होगी, संस्कृति होगी, उनके संरक्षण की बात की गई है 30 में, तो 29 में उसकी बात की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, मैंने बताया था आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता की बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है। 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी सार्वजनिक स्थल में आप रोक नहीं सकते जाने से। और 16 जो होगा अवसर की समानता, सरकारी जो अवसर है वो बराबर दिए जाएंगे सभी को। ठीक है, मत देने का अधिकार होता है। देखिए मत देने का जो अधिकार होता है वो कैसा अधिकार है, पहले तो देखें मत देने का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है, आप बताएं। बिल्कुल, देखिए ये इसमें देखिए राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार। देखिए इसमें इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको किस्सा बताना चाहूंगा। जो 49 क्वेश्चन है हमारा मत देने का अधिकार, मत के विषय में एक जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, मामला एक सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेस भारत संघ, अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेस भारत संघ 1997 का ये मामला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वोट देने की जो अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट ना मानकर, उसको अधिकार जो मौलिक अधिकार है उसको मौलिक अधिकार नहीं माना, बल्कि एक लीगल राइट, एक जो है लीगल राइट माना और राजनीतिक भी माना। तो राजनीतिक और कानूनी अधिकार जो है ये दोनों इसके जो है अधिकार हो जाएंगे, लेकिन आंसर इसका ए हो जाएगा क्योंकि ये राजनीतिक अधिकार भी है। ठीक है, अनुकूल चंद प्रधान बनाम भारत संघ, इसमें जो है 1997 का ये मामला है भाई, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है। जो आपका मौलिक अधिकार नहीं है वोट देने का अधिकार, ये आपका लीगल राइट हो सकता है, कानूनी अधिकार हो सकता है, राजनीतिक अधिकार हो सकता है, मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखेंगे, अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ 1997 का ये मामला है। चलिए, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए मूल अधिकारों से मामला कौन सा है, गोलकनाथ का है, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ का है, शर्मा बनाम बंबई राज्य बनाम, नहीं ये गोलकनाथ, देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये पंजाब में गोलकनाथ एक बहुत बड़े किसान थे, बहुत बड़े जमींदार थे, इनके पास सैकड़ों बीघे जो है जमीन थी। इसको जो है क्या हुआ 1977 में पंजाब की सरकार ने नियम बनाए, कानून बनाए और इनकी जमीन को हड़प लिया। एक तरह से इनको जो है जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में किसानों को, छोटे जो गरीब किसान थे उनको बांटने की कोशिश की। तो ये सीधे जो है कहाँ पर चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। गोलकनाथ सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा कि जो मेरा संपत्ति का अधिकार है उसको जो है इस तरह से बात करें। लेकिन इन्होंने क्योंकि सरकार ने इस पे कानून बनाया था, इसलिए जो है अब क्या हुआ, इसको मामले को पलट दिया और गोलकनाथ की जो जमीन थी वो वापस दे दी गई, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और कहा गया कि गोलकनाथ में पहली बार 1967 में ये रूलिंग आई कि आप जो है हमारा जो मौलिक अधिकार है,
मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। 1967 का मामला है, हालांकि ये 1973 में, ये देखिए 11 बेंच थी, 11 लोगों की, 11 जज थे इसमें, 11 जजों की बेंच थी ये, 11 जजों की बेंच थी, सबसे बड़ी जज थी, बेंच थी अपने समय की। 1977 तक इतनी बड़ी जज जो बेंच थी 11 जजों की, वो कभी नहीं हुई थी। लेकिन इसके बाद 1973 में एक बहुत ही और बड़ा मुकदमा भारत सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास आया, जो गोलकनाथ बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम केरल राज्य का एक मामला 1973 में आया फिर से, और उस मामले में 13 जो जजों की जो है पीठ बैठी, और उसमें जो है 7-6 से न्यायालय ने यह जो है रूलिंग दी कि आप सरकार जो है चाहे तो भारत के संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो मौलिक अधिकार है चाहे कुछ भी है, उसमें संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन वो एक फंडामेंटल राइट, जो हमारे जो पूरा संविधान है उसका एक मूलभूत ढांचा है, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी अवधारणा 1973 में आई। ठीक है, 24 अप्रैल को। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे भाई थोड़ा सा। तो इसमें हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए? देखिए आप जानते हैं आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद, कौन से भाग में है? 4 में है। कहाँ से कहाँ तक है ये? 36 से 51 तक है। ठीक है, 36 से 51 तक है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हैं। ये दरअसल कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करते हैं कि हमारे देश में क्या क्या होना चाहिए। सही, हम एक राष्ट्र के होने के नाते हमारे देश में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या जो है सुरक्षाएं हमारे जो नागरिकों को मिलनी चाहिए, क्या क्या और जो है चीज़ें हमारे देश में होनी चाहिए। तो उसके विषय में जो बातें की गई वो आयरलैंड से ये लिया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से, किसे? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मैंने अभी बात आपको बताई है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए, यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक, देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे डीपीएसपीज हैं, डीपीएसपी जो हैं, जो डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे, उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में हम नहीं जा सकते। उच्च कहाँ पर जा सकते हैं हम? कहीं भी, इनमें से कोई नहीं, कहीं भी नहीं जा सकते। अगर हमने, जैसे हमने कहा कि जो है सरकार ने ये कह रखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, मैंने अभी आपको बताया था 39D जो है, 39D में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन ऐसा थोड़ी है, समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन मिलता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मेरे को 5,000 मिल रहे हैं एक महीने कमाने के, और मेरा एक जो है मेरा एक बॉस है उसको 50,000 रुपये मिल रहे एक महीने में, तो मैं सरकार के खिलाफ कहीं भी या उस कंपनी के खिलाफ कहीं भी जाकर नहीं कह सकता कि भाई मुझे उस समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो मैं जा ही नहीं सकता। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं इनके खिलाफ मैं जो कोर्ट में नहीं जा सकता, ध्यान रखेंगे। संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को, मैंने बताया था 4 है, ध्यान रखेंगे 4 है। राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर, गांधीवादी दर्शन पर कौन सा है? देखिए ग्राम पंचायतों का आयोग ग्राम पंचायतों की बात करता है 40 में, आर्टिकल जो 40 है। बराबर काम के लिए बराबर की मजदूरी 39 में, मैंने बताया था आपको। मजदूरों का संरक्षण बात करता है, और उपरोक्त ये सभी होंगे। ठीक है, ये सभी जो है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, गांधीवादी जो सिद्धांत है वो सभी जो है ये सभी उस पर ही आधारित है। चलिए बात करते हैं संविधान के किस संशोधन से राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता दी गई। हालांकि जो हमारा 24वां संविधान संशोधन था, देखिए सॉरी 42वां संविधान संशोधन, 42वां जो संविधान संशोधन था, इसमें जो है एक रूलिंग की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो हमारे मौलिक, इसीलिए तो 44वां संविधान संशोधन फिर से किया गया, इसमें कहा गया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पर भी, उनको भी हम सुपरसीड कर सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों के लिए, क्योंकि वहां पर यह कहा गया था कि जो है उसमें कल्याणकारी राज्य, और जो इंदिरा गांधी जी थी वो भी जो है क्या करना चाहती थी, कल्याणकारी राज्य की ही स्थापना करना चाहती थी, लेकिन जो पहले के कुछ नियम थे वो सामने आ रहे थे, तो उन्होंने
संशोधन किया, जो उन्होंने काफ़ी संशोधन किए संविधान में, और 24-25वां जैसे कि बहुत ही जो है महत्वपूर्ण संशोधन है। उसके बाद 42वां संविधान तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये कहा गया कि जो हमारा जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनसे भी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट कौन है, नीति निर्देशक तत्व है। हालांकि इस ऐसा माना जाता है कि उसको माना नहीं गया बाद में। ठीक है, चलिए, संविधान सभा में किसने कहा कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के देय चेक की तरह है, जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। देखिए, कल्याणकारी राज्य की होने की बात यह है कि कल्याणकारी राज्य में तो बहुत सी बातें लिखी गई हैं, लेकिन उनको करने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे संसाधन होने चाहिए, देश में बहुत सारी जो है मजबूत होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये इसने केटी साहा जी ने इसलिए ही कहा क्योंकि जो ये बाद में जो जैसे जैसे जो है बैंक का भुगतान यानी अपनी सलाह से अपनी सुविधा के अनुसार करेगा, यानी कि जब पैसा आता जाएगा, जब पैसा संसाधन युक्त होता जाएगा, देश बढ़ता जाएगा, आगे आगे धीरे चरम सीमा पर चलता जाएगा, तो वो अपने लोगों को ये आशा करेगा कि सारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको भी मैं अपने जो हमारे जो नागरिक हैं उनको दिया जाए। तो वो अपने सुविधा अनुसार जैसे जैसे देश बढ़ेगा तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको भी लागू करता चला जाएगा। ठीक है, तो केटी साहा की बात है। बात करते हैं भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त को अवधि कितने? 6 माह। ध्यान रखिएगा, 6 माह के अंदर आपको भरना ही भरना है पद। चाहे आपको देखिए, पहले तो राष्ट्रपति का कार्य जो पद है वो खाली नहीं होगा, खाली होगा पहले तो कौन? उपराष्ट्रपति। पहले तो उपराष्ट्रपति लग जाएगा, उसके बाद CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अगर उपराष्ट्रपति, देखिए पहले तो राष्ट्रपति अगर पद पे नहीं होते तो उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं मान लीजिए कुछ कारण से, तो CJI जो चीफ जस्टिस इंडिया होंगे वो होंगे। अगर चीफ जस्टिस इंडिया भी किसी कारणवश नहीं रहते हैं पद पर तो कौन होगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखेंगे, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्रपति की मान लीजिए किसी वजह से मृत्यु हो गई है, उनको पद से हटा दिया गया है, तो दूसरा जो राष्ट्रपति है वो पहले 6 महीने के अंदर आ जाने चाहिए। उस दरमियान हालांकि जो 6 महीने का बीच का समय है, मान लीजिए उपराष्ट्रपति 20 दिन के लिए आए, 20 दिन तक जो है दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, तो 20 दिन तक जो है उपराष्ट्रपति ने पदभार संभाला था। 20 दिन के लिए सारे वेतन और भत्ते किसके मिलेंगे? राष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति को सारे वेतन और भत्ते किसके मिलेंगे? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि उनके कार्य का निर्वहन किया जा रहा है उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के, तो उनको राष्ट्रपति के ही सारे वेतन और भत्ते मिलेंगे। ध्यान रखेंगे, सारी सुविधाएं राष्ट्रपति की तरह ही होंगी उनकी। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसका होता है भाई? पदेन अध्यक्ष किसका होता है? उपराष्ट्रपति, बताएं जी। पदेन अध्यक्ष किसका होता है? देखिए किसका होता है? राज्यसभा का। आर्टिकल 89 में लिखा गया है, अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, आर्टिकल 89। ध्यान रखेंगे भाई। चलिए, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन मिलता है? मैंने अभी आपको बताया किसका मिलता है? राष्ट्रपति का। जब राष्ट्रपति की जगह कोई भी पदेन अध्यक्ष जो होगा, पदेन जो कार्यकारी जो राष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा? हमेशा वो उसको किसके जो है वेतन और भत्ते मिलेंगे? वो राष्ट्रपति के, उसी के मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई इसको भी। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? देखिए 2 बार जो रहे, 2 ऐसे नाम हैं जो कि 2 बार रहे। यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर S राधाकृष्णन जो हैं वो 2 बार रहे, S राधाकृष्णन 2 बार रहे, और एक और कौन थे अभी? हामिद अंसारी। S राधाकृष्णन जो हैं वो 1952 से 57 और 57 से 62 तक रहे। देखिए 1952 टू 1957 और 1957 टू 1962, और ये वाइस प्रेसिडेंट, इसमें तो वाइस प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट रहे। प्रेसिडेंट कब तक रहे? 1962 टू 1967। ठीक है, 1962 से 1967 तक क्या रहे? ये राष्ट्रपति भी रहे। 2 बार देखे, 2 बार 1952 से 1957, 1957 से 1962 तक तो वाइस प्रेसिडेंट रहे, और प्रेसिडेंट कब रहे? 1962 से 1967। लेकिन एक नाम और आता है, देखिए इसमें एक नाम और आता है, वो कौन है? हामिद अंसारी। वो हामिद अंसारी हैं। हामिद अंसारी 2007 से, जब से क्या कौन रहे थे? 2002 से 2007 तक कौन रहे थे? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के बाद 2007 से कौन रहे थे? हामिद अंसारी। 2007 से 2012
2012 और 2012 से 2017 ये 2 टर्म किसने की है? हामिद अंसारी। तो इस क्वेश्चन में हालांकि राधा कृष्णन है, क्योंकि हामिद अंसारी का नाम नहीं है, इसलिए भारत के उपराष्ट्रपति के 2 बार कौन रहे? अब अगर आता है तो हामिद अंसारी भी हो सकते हैं और जो हमारे जो है एस राधा कृष्णन भी हो सकते हैं। लेकिन हामिद अंसारी राष्ट्रपति नहीं बने और जो हमारे राधा कृष्णन थे वो राष्ट्रपति भी बने थे एक कार्यकाल, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में विवाद, राष्ट्रपति का विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट, सीधा आंसर रखें, उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उनमें कोई भी तरह की दिक्कत होती है तो उसके कहां पर जाएंगे आप? ठीक है, कहां जाएंगे आप? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान रखें। राज्यपाल के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के लिए 6 साल। राज्यसभा की जो कितने साल तक होता है? 6 साल। राज्यसभा की जो है 6 साल। हर तीसरे साल जो है ये हर साल जो है ये जो है हर 2 साल 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर होते रहते हैं, इसलिए 6 साल इनके जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। राज्यसभा का 6 साल, लोकसभा का 5 साल। ठीक है, चलिए। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? कितने? 12। राज्यसभा में कितनी सीटें हो सकती हैं? 250। अभी कितनी है? 245। कितनों को कर सकता है? 12 को। 12 को कर सकता है। ठीक है, यानी कि 233 जो है पोस्टें हैं हमारी, 233 हैं, उनको डायरेक्ट जो है हम लेते हैं और 12 को जो है हम किससे लेते हैं? देखिए, साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है, देखिए, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इस तरह के 5 जो हैं चीजें हैं जिनसे कि ले सकते हैं। अब आप बात करेंगे कि देखो हमारे जैसे सचिन तेंदुलकर या खिलाड़ियों को जो हम नामित करते हैं राज्यसभा में, या फिर जो एक्टर होते हैं उनको, उसको कला के क्षेत्र में माना जाता है, कला से लिया जाता है। ठीक है, उनको कला से। ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान जो है, विज्ञान, समाज सेवा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 12 जो है वो कर सकता है राष्ट्रपति, 12 को राज्यपाल जो राज्यसभा में नामित कर सकते हैं। किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? देखिए, वित्त विधेयक को पास कब किया जा सकता है? किसकी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति 117 आर्टिकल 117 अनुच्छेद 117 बताता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में किसी भी किसको विधेयक को, वित्त जो विधेयक होगा उसको पेश किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? मैंने आपको बताया था 3 बार की है। पहली कब? 1962 चीन से युद्ध हो गया था, दूसरा पाकिस्तान से 1971 और तीसरा आंतरिक अशांति 1975। केवल 3 बार ही अभी तक इमरजेंसी लगी है, ध्यान रखेंगे आप। 3 बार इमरजेंसी लगी है, तीनों कारणों से। ये पहली किस बाह्य आक्रमण, क्योंकि चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया था, चीन ने। और ये दूसरा कौन सा है? ये है जो है युद्ध में हम संलिप्त थे किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और ये आंतरिक अशांति या थी आंतरिक अशांति के मामले में, या फिर सशस्त्र विद्रोह जो आज है उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कितनी बार हो सकता है? 3 बार। कितनी बार लगा है? 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया आज तक। किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल की स्थिति, आंतरिक अव्यवस्था जो कि आज क्या है? सशस्त्र विद्रोह, कब की थी? 1975 में इमरजेंसी लगी थी भाई। इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी आंतरिक अव्यवस्था के कारण। ठीक है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है, थोड़ा स्लो। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन नियम में से कौन करता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने कार्यवाही जितनी भी, देखिए मैंने बताया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी विवाद होंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से लेकर वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कार्यवाही, उनकी संचालन, उनका नियमावली सब कौन तैयार करता है? ये कौन करता है? कौन करता है? निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 जो है भारत का निर्वाचन आयोग ये काम करता है, ध्यान रखेंगे। बस भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुना गया था। निर्विरोध कब चुने? देखिए, निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो भारत के पहले ऐसे जो है राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, निर्विरोध चुने गए थे 1977,
1977, 1982 ये पहले जो है कौन थे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध का मतलब है कि इनके समक्ष कोई भी जो है इनका प्रतिनिधि नहीं खड़ा हुआ था, जो है द्वंद्वी नहीं खड़ा हुआ था। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी। हाँ, फारूक अली अहमद, फारूक अली जो अहमद है वो 1975 में कौन थे, राष्ट्रपति थे। इन्होंने ही जो है क्या लगाई थी, राष्ट्रपति शासन की घोषणा की थी। इनको ही इंदिरा गांधी जी ने फोन किया था, इन्होंने लगा दी थी। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति घोषित करता है? राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा हूं, देखो 352, 356 और 360, ये तो कौन सी हो गई, राष्ट्रीय, ये हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। यहां पे हम बात करते हैं किसकी, यहां पे हम किसकी बात करते हैं, यहां पे हम बात करते हैं जो हमारी स्टेट इमरजेंसी है, राज्यों में स्टेट। ठीक है, और ये कौन सी, ये हमारा वित्तीय। ठीक है, ठीक है, तो हम वित्तीय, तो आज जो देखिए बच्चों हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये जो है इंपॉर्टेंट है और आपके लिए अब इस समय तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है आने वाला है तो इसमें आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो जो हम बताते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 मैंने बताई, राष्ट्रीय ये जो है स्टेट, और ये आपातकाल जो कि फाइनेंशियल आपातकाल होगा, इमरजेंसी। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, अगर वहां पर संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है किसी स्टेट में, तो राज्यपाल लिखित में सूचना देता है राष्ट्रपति को, और वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो लगा देते हैं इमरजेंसी। कौन सी, 356 में, 356 में वो क्या करते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। देखिए सेवानिवृत्त आयु क्या है ये आप जान लीजिए। सेवानिवृत्त आयु जो है वो इनमें से कोई नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु जो है उसको कुछ भी नहीं माना है। ठीक है, इसमें पहले तो ये देखेंगे अनुच्छेद जो है हमारा अनुच्छेद 56, ये 5 वर्ष 5 वर्ष के लिए जो है हम बात करते हैं कि 5 वर्ष होगा उसका कार्यकाल। लेकिन जो है इसी में जो आर्टिकल 57 है, अनुच्छेद 57 में ये कहा गया है कि उसकी जो कितनी बार भी वो हो सकता है, आयु सीमा जो है कुछ नहीं है, वो कितना भी बूढ़ा हो वो कितनी बार भी जो है क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। तो इनमें से कोई नहीं, 80 साल से ज्यादा भी हो सकता है भाई, 99 साल के भी हो सकते हैं राष्ट्रपति जी। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु की बात जरूर कही गई है, वो कितनी है, 35 होनी चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के लिए कितनी होनी चाहिए, 35, ध्यान रखेंगे भाई न्यूनतम आयु। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की अवधि अपनाई गई है, कहां से, यूएसए से। मैंने बताया था 61 अनुच्छेद जो हमारा जो अनुच्छेद 61 है वो क्या बात करता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, दोनों सदनों में से किसी में भी चलाया जा सकता है। 1/4 जो सदस्य हैं वो लिखित में सूचना देंगे, फिर उस सदन से 2/3 बहुमत के द्वारा वो जो पास होगा फिर दूसरे सदन में जाएगा, वो भी अगर 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 61 यूएसए। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वित्तीय अधिकार की मैंने अभी बात की थी, वित्तीय जो इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो 360 में है, हालांकि अभी तक नहीं लगी है और हम ये आशा करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि ऐसी नौबत कभी ना आए देश पर कि जो इसको लगाना पड़े। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, कम ही बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्विचार के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है, कितनी भी बार, जितनी बार वो चाहे, 25 बार भी खड़े हो सकते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, चलिए, तो कितनी भी बार वो खड़े हो सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए कोई भी ऐसी सीमा नहीं है। 57 आर्टिकल जो 57 है इस बात की घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए राष्ट्रीय आपात घोषणा को रोकने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम कब मैंने बताया था, 44वां किया गया 1977 में, 1976 में। क्योंकि इसमें क्या, देखिए 42वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किए गए थे इंदिरा गांधी जी द्वारा कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं होगा, अगर प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल चाहे तो लिखित में सूचना भी नहीं देनी, उनको केवल फोन करना है, बताना है मौखिक रूप से राष्ट्रपति को आप इमरजेंसी लगा दीजिए, और वो इमरजेंसी लगा देते थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में अब इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि पहले तो राष्ट्रपति
को आप लिखित में, सारा मंत्रिमंडल की ये सलाह होनी चाहिए, लिखित में सूचना देंगे कि भाई अब ये चीज है, इस कारण से जो है इमरजेंसी लगानी है, आप इमरजेंसी लगा दीजिए। तो 44वां संविधान संशोधन जो है उसने संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? देखिए, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? कितने, 6 महीने के लिए, 6 महीने और 6 सप्ताह। ठीक है, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह भी होगा, क्योंकि जो हमारा 17वां है वो 6 महीने का होता है। लेकिन हमारी मान लीजिए कोई कार्रवाई, जो हमारी सदन की कार्रवाई चली, उसके अंतिम दिन अगर कोई बिल पास, जो अध्यादेश जारी कर दिया, अध्यादेश जारी करने की 123 राष्ट्रपति की अनुच्छेद की जो बात है वो राष्ट्रपति तो उस दिन कर दिया तो 6 महीने तक तो वैसे ही चलेगा वो, उसके बाद 6 सप्ताह और चल सकता है, क्योंकि सदन की कार्रवाई चल गई, अब 6 सप्ताह चलेगा, तो 6 महीने और 6 सप्ताह ज्यादा से ज्यादा वो चल सकता है। बात करते हैं निम्न श्रेणियों में से किसमें विधेयक केवल लोकसभा में ही लोकसभा, धन विधेयक की बात कर रहे हैं, यानी वित्तीय विधेयक, जो फाइनेंशियल बिल है वो हमेशा कहां पे लाया जाएगा? लोकसभा में। हमेशा कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। ध्यान रखेंगे भाई, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा के कार्य संपादन न करे। देखिए, लोकसभा में बिल आया, लोकसभा ने पास कर राज्यसभा के लिए भेज दिया, राज्यसभा के पास अब 14 दिन का समय है। 14 दिन में अगर राज्यसभा ने उसको वापस नहीं भेजा तो क्या होगा? अगर नहीं भेजा तो बिल को पास मान लिया जाएगा जैसा वो है। अगर वो उसमें कुछ कमी या कुछ किसी तरह की कोई त्रुटि बताकर भेज दी है वापस पुनर्विचार के लिए, तो उस पर हो सकता है विचार करे या ना करे। लेकिन अगर आपने 14 दिन तक कुछ विचार ही नहीं किया है, भेजा ही नहीं है राज्यसभा ने वापस, तो फिर वो ऐसा एज इट इज ही उसको पास कर दिया जाएगा लोकसभा के द्वारा। ध्यान रखेंगे, हालांकि लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, क्या? नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके जो मेंबर हैं हर 6 साल में के लिए जो है 6 साल में के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता, स्थायी सदन है। बात करते हैं भारतीय संसद के संयुक्त सत्र के अध्यक्ष, संयुक्त सत्र यानी कि आर्टिकल 108 की अध्यक्षता कौन? देखिए, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। 108 अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को, संयुक्त सत्र को बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन उसकी जो है अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जो है आज हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो वो करेंगे इसकी अध्यक्षता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बुलाता राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। मैंने कहा 108 के तहत बुलाते हैं राष्ट्रपति, और जो उसकी अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाए? राज्यसभा की मैंने बताया 6 साल के लिए किया जाए। चलिए, बार बार आ रहा है क्वेश्चन। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके लिए होती है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए। मंत्रिमंडल है वो हमारी लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के कानूनों को बनाता है? कौन बनाता है भाई? राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय, और यही होगा आंसर तो इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति, संसद के, हाँ, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन जो होंगे, बिल्कुल आंसर ये होगा भाई। संसद के जो दोनों सदन होंगे, देखिए, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, और हमारा कौन सा? राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा में कौन सा है? संसद जो है, संसद कौन से में? संसद का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए, इसमें अनुच्छेदों को भी अगर हम देखें तो देखो 79, 80, 81, ठीक है, और 53 राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है, तो बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, अवशिष्ट अधिकार कौन से? देखिए, 7वीं अनुसूची जो है हमारी, 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 सूचियां दी गई हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, और जो है केंद्र सूची। जो विषय केंद्र में आते हैं वो केंद्र कानून बनाता है, जो राज्य में आते हैं वो राज्य बनाता है, जो दोनों में बना सकते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जो इन तीनों से अलग होते हैं, वो कैसे होते हैं? अवशिष्ट विषय होते हैं, और उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। ठीक है, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची से, संपत्ति सूची में या फिर में इस स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जाता। अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य दोनों द्वारा किया जाता है। हम बात कर रहे हैं अवशिष्ट की। अवशिष्ट का मतलब है जो किसी में नहीं है, अवशिष्ट का मतलब है जो तीनों में नहीं है, वो उसकी अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं भारतीय संविधान में राज्य की शक्ति एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? किसमें किए गए हैं भाई? भारतीय संविधान के किस, देखिए, अनुसूची की बात कर रहा है। पहली जो अनुसूची, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई जल्दी से। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य क्षेत्र,
राज्य क्षेत्र, राज्य एवं उसका क्षेत्र। दूसरे में क्या है? दूसरे में वेतन है। तीसरे में क्या है? शपथ है। चौथे में क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा के लिए जैसे कि राज्यसभा के कार्यों का जो निर्बंधन कहाँ पे है? राज्यसभा। पांचवें में क्या है? एससी और एसटी के लिए जो विशेष उपबंध है, ठीक है, 5 हो गई। 6 में क्या है? एटी एमएम मैंने बताया था आपको, जैसे आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए बन। 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूचियां हैं। 8वीं में कौन सी है? 22 भाषाएं हैं। 9वीं में क्या है? जो भूमि के विषय में संविधान। 10वीं में क्या है? दल बदल। 10वीं में दल बदल है। 11वीं में क्या है? जो हमारी जो ग्राम सभा यानी कि पंचायत हैं। और 12वीं में न्यायपालिका, नगर पालिका, ठीक है। तो इस तरह से 12 हमारी अनुसूचियां हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे हम जो इनको पढ़ाएंगे जो डिटेल में, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन के अनुरूप देखते हैं। तो कौन सी है हमारी अनुसूची? जो हमारी अनुसूची कौन सी है भाई? चौथी। 4 अनुसूची में हम राज्यसभा की शक्तियों और कार्यों का विवरण है, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला, देखिए 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक, ठीक है, 52 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक ये पहली जो हमारी लोकसभा थी। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे पहले जो इसके अध्यक्ष थे लोकसभा के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं संसद की किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितने का हो सकता है? 6 महीने का। सत्रावसान भी बोलते हैं भाई इसको। सत्रावसान कितना हो सकता है? 6 महीने का, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। मंत्रिपरिषद में शामिल कौन है? देख, कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद में होते हैं, बिल्कुल। राज्य मंत्री होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बिना विभाग के मंत्री जो होते हैं वो भी होते हैं कैबिनेट में, मंत्रिपरिषद में। लेकिन कैबिनेट जो सचिव है, ये देखिए, ये एक ब्यूरोक्रेट होता है, ये आईएएस अधिकारी होता है। जो कैबिनेट सचिव होते हैं आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो ये जो है निर्वाचित नहीं होते, इसलिए ये नहीं होंगे। बाकी सभी जो हैं इसमें मंत्रिपरिषद में आएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो? राज्यसभा में मैंने बताया 250 हो सकती है, अभी कितनी है? 245 है, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे, देखिए लोकसभा में एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें कितने लोगों को कर सकता है? 12 को। लोकसभा में 2 जो है, लोकसभा में जो पहले राष्ट्रपति 2 जो किनको? एंग्लो इंडियनों को, 2 एंग्लो इंडियनों को अगर सोचता था जो राष्ट्रपति के, उनका जो प्रतिनिधित्व है वो कम है, तो इसलिए उनको 2 को जो है राज्यसभा में, लोकसभा में जो है क्या कर सकते थे? वो ला सकते। लेकिन अब 2019 के बाद 104वां संविधान संशोधन हुआ। 104वें संविधान संशोधन के बाद 2 जो लोकसभा में जो नियुक्त किए जाते थे एंग्लो इंडियन, उनको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। बात करें भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? बताएं भाई। मैंने बताया था ना अभी आपको, कौन सी अनुसूची है वो? चौथी। तो चौथी अनुसूची जो होगी वो राज्यसभा के जो सीटों का बंटवारा करेगी। 5वीं है एससी एसटी, 6ठी जो है एटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करती है, ठीक है। और किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? कौन सा नहीं होता भाई? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और ये उस जो सदस्य, वो जो सभा है उसके अध्यक्ष नहीं होते हैं। चलिए, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि है भारत में संघीय विधान मंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, यह द्विसदनीय स्वतंत्र रूप है, संसद का ऊपरी सदन कभी भी भंग नहीं होता, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें जो है राष्ट्रपति को भी शामिल किया गया है। बहुत से और देशों में अगर आप देखेंगे, काफी विकसित देशों में भी तो राष्ट्रपति को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो भारतीय संसद में जो है 3 सदन है हमारे, लोकसभा, राज्यसभा और कौन? राष्ट्रपति। तो इसलिए राष्ट्रपति को शामिल किया गया, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की। बात करते हैं लोकसभा का कार्य कितनी बार? 6 वर्ष तक बढ़ाया। देखिए, जो सबसे पहले जो बढ़ाया गया था 1975 में इमरजेंसी के दौर में केवल एक बार जो है लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे, 5 से बढ़ाकर इसको 6 कर दिया गया था, केवल एक बार की बात है, इंदिरा गांधी जी ने किया था। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। सांसदों के वेतनों का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय भी सांसद ही करते हैं भाई। सांसदों के वेतन का निर्णय भी संसद ही करती है। देखो,
हमारे वेतन का निर्णय भी अगर हम ही करने लगे तो हम तो अपनी जो सैलरी है उसको 25 लाख रुपए महीने कर लेंगे। लेकिन इनका भी यही है भाई, इनको भी ये भी, इन्होंने भी काफ़ी कर रखा है अपना, जो पेंशन वगैरह की आजकल जो हो रखा है पेंशन को लेकर, जो काफ़ी इस तरह से जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं उनमें वाल है कि भाई आप जो हमारे सांसद हैं मंत्री हैं उनको तो देते हो लेकिन हमको नहीं देते। तो इनका जो अधिकार है इनको ही मिला हुआ है, सांसदों को ही मिला हुआ है कि इनको ही नियम बनाने की, शर्तें बनाने की जो है वो अधिकार है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? 550। अभी कितने हैं? 545। और जो 2 सदस्य जो थे एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो